अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं अब्दुल मालिक सुल्तान और आप देख रहे हैं ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन की लेक्चर सीरीज। आज हम हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन स्टार्ट करने लगे हैं। कुछ डेफिनेशंस हमने शॉर्ट वीडियोस में हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन से रिलेटेड लास्ट टाइम देखी थी, उनको डिस्कस किया था। आज हम डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन की तरफ जाएंगे। हम एक nth ऑर्डर होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन लेते हैं। ये आपके पास nth ऑर्डर होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। हाईएस्ट डेरिवेटिव n आ रहा है तो इसका ऑर्डर n है। इस जनरल इक्वेशन पे हम देखते हैं कि हमने सॉल्यूशन किस तरह से डिस्कस करने हैं। अब होमोजेनिटी के लिहाज से इक्वेशन जो है वो दो टाइप की हैं, एक होमोजीनियस और एक नॉन होमोजीनियस। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के जो सॉल्यूशंस होंगे वो डिफरेंट वे में हम डील करेंगे, जबकि नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन जो होगी उसके जो सॉल्यूशंस होंगे वो थोड़ा डिफरेंट टेक्निक्स के साथ डील होंगे। पहले हम होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को देखते हैं। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में आपको पता है कि अगर कोई ऐसी टर्म मौजूद हो पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन में जिसमें डिपेंडेंट वेरिएबल या उसके डेरिवेटिव्स मौजूद ना हों तो वो होमोजीनियस वो नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाती है। अब ये राइट साइड पे 0 है और इधर आप देख रहे हैं कि हर टर्म के अंदर y या y के डेरिवेटिव्स मौजूद हैं, तो ये होमोजीनियस nth ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसको हमने डील कैसे करना है? आप इस पूरी इक्वेशन में से y कॉमन ले लें, यहाँ से y, यहाँ से y, यहाँ से y, यहाँ से y कॉमन आ जाएगा। ये इक्वेशन आपके पास बन जाएगी, तो y यहाँ पे कॉमन है। उसके बाद हम क्या करते हैं कि ये जो d/dx है इसको हम कैपिटल D के इक्वल सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। कैपिटल D हमेशा हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन के अंदर dy/dx को रिप्रेजेंट करेगा। जब आप यहाँ पे पुट करेंगे तो ये d की पावर n हो जाएगा, फिर d की पावर n-1 एंड सो ऑन, और एंड पे d और फिर d की पावर, यहाँ पे d/dx नहीं है तो ये an आ जाएगा। अच्छा, अब यहाँ तक हमने इसको डील किया है। उसके बाद हम एक इक्वेशन लिखते हैं जिसको हम कहते हैं ऑक्सिलरी इक्वेशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर ऑक्सिलरी इक्वेशन जो है वो कैसे लिखी जाती है? ऑक्सिलरी इक्वेशन में ये जो हमारे पास पार्ट होता है, ये वाला पार्ट y विदाउट y जो पार्ट होता है, ये जो y का बेसिकली कोफिशिएंट बना पड़ा होता है, इसको लेते हैं और मुख्तलिफ बुक्स में नोटेशन मुख्तलिफ है। यूजुअली d की जगह m लिख देते हैं हम, स्मॉल m। कुछ बुक्स में आपको d की जगह d ही मिलेगा। आप d लिख के डील कर लें या m लिख लें, क्योंकि ज़्यादा बुक्स में m डील होता है, तो मैंने भी यहाँ पे m की नोटेशन यूज़ की है। जहाँ जहाँ कैपिटल D था मैंने m रिप्लेस कर दिया है और ये कोफिशिएंट पूरा मैंने लिख दिया, a0 m पावर n प्लस a1 m पावर n-1 एंड प्लस सो ऑन। अब आपके पास देखें ये m के अंदर एक nth ऑर्डर इक्वेशन है जिसको हमने सॉल्व करना है। आपको पता है कि अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है तो उसके 2 रूट आते हैं, कोई क्यूबिक इक्वेशन होती है तो उसके 3 रूट आते हैं। ये चूंकि nth ऑर्डर है, इसकी हाईएस्ट पावर n है, तो इसके रूट्स आपके पास कितने आएंगे? n रूट्स आ जाएंगे। वो आपने फाइंड आउट करने हैं, इस इक्वेशन के वो रूट हमने फाइंड आउट करने हैं। अब ये रूट n रूट्स हैं, n की वैल्यू 2 या 2 से ग्रेटर कुछ भी हो सकती है, ठीक है।
तो ये रूट्स कैसे हो सकते हैं? ये सारे रूट्स रियल और डिफरेंट हो सकते हैं, रियल एंड इक्वल हो सकते हैं, कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं, लेकिन जब भी कॉम्प्लेक्स रूट्स आएंगे तो वो पेयर्स में आएंगे। मिसाल के तौर पर अगर एक 6th ऑर्डर इक्वेशन है तो उसके 6 रूट आने हैं, तो अगर वो 6 के 6 कॉम्प्लेक्स रूट्स आते हैं तो वो पेयर की फॉर्म में होंगे, 3 पेयर्स होंगे। जब किसी इक्वेशन का रूट a प्लस आयोटा b होता है तो उसका कॉन्जुगेट भी हमेशा उसका रूट होता है। a प्लस आयोटा b अगर उसका रूट है तो a माइनस आयोटा b भी हमेशा उसका रूट होगा। तो ये कॉन्जुगेट्स के पेयर में आते हैं हमेशा रूट्स जो होते हैं। तो हमारे पास जब भी कॉम्प्लेक्स रूट्स आएंगे तो वो पेयर्स में आएंगे। जैसे मैंने एग्जांपल दी कि अगर 6th ऑर्डर इक्वेशन है तो उसके 6 रूट्स आएंगे, तो 6 अगर कॉम्प्लेक्स हैं तो वो 3 पेयर्स में आएंगे। और अगर एक 5th ऑर्डर है तो यहाँ पे सारे रूट कॉम्प्लेक्स नहीं हो सकते। पेयर में क्योंकि कॉम्प्लेक्स रूट आने हैं तो मैक्सिमम 4 रूट कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं, 5वां डेफिनेटली रियल रूट होगा। ठीक है, तो जब ऑड ऑर्डर की इक्वेशन होगी तो उसमें एक रूट कम से कम रियल लाजमी होगा, बाकी सारे चाहे कॉम्प्लेक्स हो जाए। ठीक है जी, तो ये सारे हो सकते हैं। ऑल रूट्स रियल हो सकते हैं, डिफरेंट हो सकते हैं, रूट्स रियल एंड सेम हो सकते हैं, रूट्स कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं इन पेयर्स में, सम रूट्स आर रियल एंड सम आर कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं। ठीक है जी, इसी तरह कॉम्प्लेक्स रूट भी आपस में इक्वल हो सकते हैं पेयर्स में। 2 पेयर जो हैं वो आपस में इक्वल हो जाएं, एक पेयर भी a प्लस माइनस आयोटा b हो और दूसरा भी a प्लस माइनस आयोटा b हो। तो ये सारी जो है वो कंडीशंस होती हैं। तो हम सपोज करते हैं जी, पहला केस ले लेते हैं कि व्हेन ऑल रूट्स आर रियल एंड डिफरेंट। जब ये रूट्स फाइंड आउट हो जाते हैं उसके बाद अगला स्टेप होता है इसका सोल्यूशन लिखना हमने। ठीक है, इसका उसके बाद जस्ट एक स्टेप आ जाता है और वो है उसका सोल्यूशन लिखना। रूट देख के जो भी रूट आएंगे हमने उनको देख के उसका सोल्यूशन लिख देना है। सोल्यूशन लिखने का क्या तरीकाकार है वो यहाँ देखते हैं आप। पहली कंडीशन, व्हेन ऑल रूट्स आर रियल, देन रूट्स रियल और डिफरेंट मैंने लिए हैं। यहाँ पे n रूट्स इसके आने हैं तो m1 m2 अप टू mn मैंने कह दिया है कि ये n रूट्स हैं जो सारे के सारे रियल भी हैं और डिफरेंट भी हैं। तो अगर ऐसी सूरत हाल है तो इस इक्वेशन का जो सोल्यूशन होगा दैट इज इक्वल टू y, यहाँ पे मैंने yc लिखा है, ये आप फिलहाल इसको y समझ लें, आगे जाके आपको मैं बताता हूँ कि ये मैंने साथ छोटा सा सबस्क्रिप्ट में c क्यों लिखा है। इसका सोल्यूशन आपने कैसे लिखना है? पहली बात तो ये है कि जैसे आप फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करते थे तो उसके अंदर एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आता था c। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन थी तो उसमें एक कांस्टेंट आता था। सेकंड ऑर्डर होगी तो जब उसका सोल्यूशन निकालेंगे 2 कांस्टेंट आएंगे। थर्ड ऑर्डर होगी तो 3। nth ऑर्डर इक्वेशन होगी तो उसके अंदर n आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स आएंगे। सो कीप इन माइंड हमारे पास जो है इसमें n आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स आएंगे। मैंने उनको c1 c2 अप टू cn का नाम दिया है। तो हमारा सोल्यूशन क्या होगा जी? जब रूट्स रियल होंगे तो सोल्यूशन हमेशा एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में आएगा। अच्छा जी, कैसे लिखना है हमने? c1 e पावर ये m1 जो रूट आया है और जो वेरिएबल है इंडिपेंडेंट वो x है, तो c1 e पावर m1 x आ जाए प्लस c2 e पावर सेकंड रूट दैट इज m2 into x प्लस सो ऑन चलते जाएंगे cn e पावर nth रूट into x। तो ये तरीकाकार होगा जब हमारे पास रूट रियल होंगे और डिफरेंट। ठीक है जी, दूसरा केस देखते हैं, व्हेन रूट आर कॉम्प्लेक्स। ठीक है जी,
अब अगर आपके पास कम्प्लेक्स रूट होंगे तो मैंने आपको बताया है कि रूट्स हमेशा जो है वो पेयर्स की फॉर्म में होंगे। तो ये हमारे पास एक मैंने लिखा है, सिर्फ एक ऐसी इक्वेशन का मैंने सोल्यूशन लिखा है जो सेकंड ऑर्डर है। सेकंड ऑर्डर है तो 2 रूट्स आएंगे और वो एक पेयर होगा, ठीक है, वो एक पेयर की फॉर्म में आएगा। तो उसको आपने कैसे लिखना है, ये देखें, ये उस रूट का रियल पार्ट है और ये इमेजिनरी पार्ट है। ए इज रियल पार्ट एंड बी इज इमेजिनरी पार्ट। तो y जो है वो इक्वल होगा e पावर रियल पार्ट इंटू x इंटू c1 cos इमेजिनरी पार्ट इंटू x प्लस c2 साइन इमेजिनरी पार्ट इंटू x, ठीक है जी। तो ये हमारे पास होगा जब आपके पास कम्प्लेक्स रूट होगा। अब आपके पास अगर कुछ रूट्स रियल हैं, कुछ कम्प्लेक्स हैं, तो जो हिस्सा रियल रूट्स का है उस पे ये वाला तरीकाकार अप्लाई हो जाएगा, और जो इमेजिनरी या कम्प्लेक्स रूट है उसमें ये वाला तरीकाकार जो है वो अप्लाई हो जाएगा, ठीक है जी। इसकी कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, सारे केसेस की एक एक एग्जांपल देखते हैं और उसको सॉल्व करते हैं अगली वीडियो में। इस वीडियो में ये तरीकाकार था, डिफाइन किया है। इस वीडियो को देखें और इस वीडियो से नेक्स्ट वीडियो का जो है वो छोटी सी इसकी प्रॉपर एग्जांपल, हर केस की एक एक 2-2 एग्जांपल्स देखते हैं ताकि ये मज़ीद क्लैरिफाई हो। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।